नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुर्तगाल और डच को देख लिए थे और आज हम लोग उसी क्रम में जो डच के बाद यूरोपीय कंपनी भारत आए थे जो थे अंग्रेज़, उसी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फ्रांस, उसके बाद आए थे कुछ छोटे छोटे कंपनी, उसको भी देखेंगे। जैसे अगर क्रम में देखा जाए तो पहले आए थे पुर्तगाल, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज़, उसके बाद आए थे डेनिश, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद स्वीडिश। लेकिन डेनिश और स्वीडिश का थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम प्रमुख में 4 है, जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। ठीक है। और इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, जैसे PDF, जैसे PDF होता है तो उसमें सिर्फ ई लगा देना है, ये ई। जैसे पी से हो गया पुर्तगाल, डी से हो गया डच, और ई से हो गया अंग्रेज, और एफ से हो गया फ्रेंच। लेकिन एक छोटा कंपनी से फ्रेंच से पहले ही आता है, 1616 में डेनिश आते हैं और 1664 में फ्रेंच आते हैं। ठीक है। तो 1664 में फ्रेंच और उसके बाद 1700 कुछ में ये 1717 में शायद ये आते हैं स्वीडिश। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस तरह से आप याद रखने के लिए PDF रखिएगा तो ठीक रहेगा। ये आगमन का क्रम है। अगर कंपनी स्थापना किया जाए तो अंग्रेज आ जाएगा पुर्तगाल के बाद और डच चला जाएगा अंग्रेज के बाद। ठीक है। इस तरह से हम लोग अब आगे देखते हैं अंग्रेज के बारे में। तो अंग्रेज डच के बाद आने वाला कंपनी था। ठीक है। मतलब थर्ड यूरोपीय कंपनी था ये। और 1603 में ट्यूडर वंशी महारानी एलिजाबेथ के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। तो हुआ ये कि ब्रिटेन में जैसे उस समय ट्यूडर वंश चला था। ट्यूडर वंश का कार्यकाल क्या है, तो उसका कार्यकाल है 1485 से 1603। और उस समय महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। उसी के कार्यकाल में चार्टर बनता है और उसी से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। और ये चार्टर क्या था, तो ये चार्टर 15 साल के लिए एक बार बनता था और इसमें अधिनियम के थ्रू इसमें क्या होता था, कुछ चेंजिंग होता था। और उसी के बाद इसमें मतलब हुआ कि ब्रिटिश सरकार का भी प्रभाव बढ़ता भी गया। ठीक है। और उसके बाद था स्टुअर्ट काल, मतलब ट्यूडर वंश काल के बाद आता है स्टुअर्ट काल। उसके शासक थे जेम्स प्रथम और स्टुअर्ट काल का शासन था 1603 से 1688। तो उसके शासक कौन थे, जेम्स प्रथम। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ट्यूडर वंश में एलिजाबेथ प्रथम और स्टुअर्ट काल में जेम्स प्रथम। ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो उसके समय प्रमुख कंपनी का नाम था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सबसे प्रचलित नाम हुआ, मतलब अंग्रेज के कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में इसका मूल नाम, मतलब शुरुआत में इसका क्या नाम था, इसका मूल नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ये इसका मूल नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका मूल नाम क्या था, तो इसे ध्यान रखना है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये भारत आने वाले समुद्र से के रास्ते भारत आए थे ये। ठीक है। और इससे पहले जैसे इसको तो 1600 में अधिकार दिया गया था, उससे पहले 1600 मतलब 1593 में 1593 में एक अधिकार दिया गया था लिवेंट कंपनी को। उसको स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। और भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज कौन था जिसे अंग्रेज आए थे, तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रेड ड्रैगन। BPSC में एक बार इसको पूछा गया कि किस जहाज, पहला अंग्रेजी जहाज कौन था जो भारत आया था, तो ये था रेड ड्रैगन। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अन्य कंपनी और बने ब्रिटिश में। तो जैसे था 1688 में बना न्यू कंपनी, उसके बाद बना 1698 में जनरल सोसाइटी, और 1698 में एक और कंपनी बना जिसका नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट। तो कौन कौन बना, न्यू कंपनी, जनरल सोसाइटी एंड 1698 में इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट। तो ये तीनों कंपनी बना। ठीक है। और 1708 में इस तीनों का विलय हो जाता है 1702 के प्रस्ताव पे। तो 1708 में विलय होता है 1702 के प्रस्ताव पर। और इसको विलय करके जो कंपनी बनता है उसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट। तो इसका क्या नाम था विलय करने के बाद, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट। तो इस प्रकार से तीनों कंपनी का विलय करके एक कंपनी बनाया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें, यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं अंग्रेज का विस्तार भारत में जो हुआ उसको।
तो अंग्रेज भारत आए तो सबसे पहली बार ये 1608 में सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन मांगने गए। कहाँ? तो जहाँ शाहजहाँ के दरबार में गए, ठीक है। और वहाँ गए तो वहाँ कुछ पुर्तगाली व्यापारी पहले से थे, तो वो इसका विरोध किए प्रतिस्पर्धा में, तो उसको मतलब अंग्रेज को ये अधिकार नहीं मिला, लेकिन प्रयास किए थे 1608 में फैक्ट्री स्थापना कहाँ करने का? सूरत में। तो फिर देखते हैं कि 1611 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाते हैं तकनीकी रूप से, ठीक है। और उसके बाद जो वहाँ प्रयास कर रहे थे तो वहाँ गए थे जेम्स प्रथम, जो स्टुअर्ट काल में जो जेम्स प्रथम थे शासक, उसका एक दूत था विलियम हॉकिंस, तो वो जाते हैं शाहजहाँ के दरबार में और उसको मिलता है परमिशन। तब फिर क्या करते हैं वो 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो 1608 में फैक्ट्री स्थापना का प्रयास करते हैं और 1613 में उसको परमिशन मिलता है, तो 1613 में वह फैक्ट्री का स्थापना करते हैं सूरत में। तो अगर पूछा जाएगा प्रयास कहाँ किया गया तो सूरत, और पहला फैक्ट्री कहाँ बना तकनीकी रूप से, तो ये हो जाएगा मसूलीपट्टनम। अब देखते हैं 1632 में सुनहरा फरमान। तो 1632 में सुनहरा फरमान या गोलकुंडा के शासक द्वारा दिया गया था। इसमें कहा गया था 500 पैगोडा, जो समय कुछ क्वाइन वाइन रहा होगा, तो 500 पैगोडा वार्षिक के बदले आप गोलकुंडा के बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं। और उसी तरह अंग्रेज को 1717 में फर्रुखसियर द्वारा, उत्तर मुगल शासक था, वो शाही फरमान दिए थे और वो बोले कि 3000 वार्षिक शुल्क देकर आप बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, बंगाल मुक्त व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोला गया था शाही फरमान और उसी को बोला गया था कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो 1717 में जो फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था शाही फरमान, उसको बोला गया था कंपनी का मैग्ना कार्टा, जिसे हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए क्योंकि सुनहरा फरमान और शाही फरमान दोनों मिलता जुलता नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1639 में मद्रास में फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। और मद्रास में फैक्ट्री स्थापना करते थे, इसको मद्रास में कौन जगह दिए थे? चंदगिरी के राजा। और डच को भी पुलिकट में कौन जगह दिए थे? तो वो भी दिए थे चंदगिरी के राजा, ठीक है। तो इसको चंदगिरी के राजा द्वारा यह जगह दिया जाता है मद्रास में। 1639 में अपनी फैक्ट्री स्थापना करते हैं और इसी फैक्ट्री का नाम पड़ता है क्या, किस नाम से जाना था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। और पुलिकट में जो बनाया था वो डच लोग, तो उसको क्या बोले थे? सॉरी, चिंसूरा में जो बनाया था उसको बोले थे फोर्ट गुस्ताव, तो यहाँ बोले थे फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और कलकत्ता में जो फैक्ट्री बनाया था उसको बोले थे फोर्ट विलियम। इस तरह से आप इसे ध्यान रखिएगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किसको बोला गया था? मद्रास के फैक्ट्री को फोर्ट सेंट जॉर्ज बोला गया 1639 में, ठीक है। और 1651 में हुगली में फैक्ट्री स्थापित हुआ था। तो 1651 में हुगली में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो विस्तार के क्रम में देखते हैं अंग्रेज को सूबेदार शाह शुजा द्वारा व्यापार की अनुमति मिलता है। तो शाह शुजा द्वारा 3000 रुपये वार्षिक शुल्क पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उनको व्यापार का अधिकार मिलता है अंग्रेज को। तो 1951 में यह अधिकार अंग्रेज को देते हैं कौन? शाह शुजा, जो कि उस समय बंगाल का सूबेदार था। शाह शुजा 3000 रुपये वार्षिक शुल्क, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार का अधिकार देते हैं। उसके बाद देखते हैं 1668 में बम्बई में फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। तो बम्बई में फैक्ट्री का स्थापना कब करते हैं? 1668 में। अब बम्बई की एक कहानी है। उस समय स्टुअर्ट वंश का द्वितीय शासक चार्ल्स द्वितीय, मतलब उस समय स्टुअर्ट वंश का शासक था चार्ल्स द्वितीय, जिसका विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। तो चार्ल्स द्वितीय का शादी होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। तो दहेज में बम्बई दिया जाता है, बम्बई जो एक द्वीप था वो दिया जाता है किसको? अंग्रेज को। तो उसको क्या करते हैं ब्रिटिश सरकार 10 पाउंड पे, वह 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पे दे देते हैं किसको? कंपनी को चलाने के लिए, और वो जगह दे देते हैं। तो इस तरह से बम्बई में फैक्ट्री की स्थापना 1668 में करते हैं चार्ल्स द्वितीय को और रानी कैथरीन जो पुर्तगाल की थी, दोनों की शादी में। तो बम्बई दहेज में मिला था अंग्रेजों को पुर्तगाली के द्वारा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और तो देखते हैं कि 1686 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ना।
तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे औरंग हुगली में अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं ब्रिटिश, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ कुछ शोषणकारी नीति अपना रहे थे, मतलब अपना मनमानी कर रहे थे। तो इसको लेके अंग्रेज औरंगजेब को शिकायत करते हैं वहाँ के लोग, और वहाँ से उसको अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाता है। जिस तरह से 1632 में जहांगीर खदेड़ देते हैं इन लोग को, डच को, वहाँ भी लोग नमक पे एकाधिकार कर लेते हैं और वहीं से उसको भी खदेड़ते हैं हुगली से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 1686 में औरंगजेब और वहाँ पे डच को कौन खदेड़ते हैं, जहांगीर। तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि सर्जन चाइल्ड के नेतृत्व में एक अंग्रेजी मिशन औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और तब जाके समझौता होता है। तो वह फिर हुगली में अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं, फिर शांति का मतलब माहौल बनता है। तो कौन जाते हैं औरंगजेब के दरबार में, सर्जन चाइल्ड के नेतृत्व में एक मिशन जाते हैं औरंगजेब के दरबार में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 1698 में कलकत्ता की फैक्ट्री की स्थापना होता है। तो 1698 में कलकत्ता की फैक्ट्री की स्थापना करते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। और इसी फैक्ट्री का नाम देते हैं फोर्ट विलियम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कलकत्ता फैक्ट्री का नाम क्या है, फोर्ट विलियम। और मद्रास में सेंट लुई, सेंट जॉर्ज, और चिंसुरा में बनाए थे फोर्ट गुस्ताव, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, फोर्ट गुस्ताव कहाँ हो गया, चिंसुरा, फोर्ट विलियम कलकत्ता, अब फोर्ट सेंट जॉर्ज ये हो गया आपको मद्रास में फैक्ट्री की स्थापना करते हैं उसका नाम, ठीक है। और यह बंगाल में जो था कलकत्ता फैक्ट्री, इसी को प्रथम प्रेसिडेंसी कहा गया। और मद्रास में अपनी फैक्ट्री कब बना था, 1639, और बम्बई में 1668 में, जो अभी हम लोग देखे, ठीक है। और फोर्ट विलियम के संस्थापक कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट विलियम के संस्थापक कौन थे। तो जॉब चार्नॉक थे, और अध्यक्ष थे, मतलब फोर्ट विलियम प्रथम प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम प्रेसिडेंसी का थे चार्ल्स आयर। इसे ध्यान रखिएगा, चार्ल्स आयर अध्यक्ष थे और फोर्ट विलियम के संस्थापक थे जॉब चार्नॉक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि बंगाल का कलकत्ता कैसे मिला इन लोग, कलकत्ता का स्थापना कैसे की अंग्रेज, तो इसको मिला कैसे ये जगह। तो उस समय बंगाल का सूबेदार था अजी मुसान। अजी मुसान जो थे उत्तर मुगल शासक के प्रथम शासक थे, बहादुर शाह उसके पुत्र थे ये, और वो बंगाल में सूबेदार थे। तो उसी से मिला इनको कलकत्ता, जैसे कि सूतानुत्ती, कालीकत और गोविंदपुर, ये 3 गो गाँव का सूबेदारी जमींदारी मिलता है कंपनी को, वो भी 1200 रुपये शुल्क पे। और उसके बाद बोला जाता है कि आप अपना जो करना कीजिए। तो 1200 शुल्क के जमींदारी मिलता है कंपनी को, तो जाके वो लोग क्या करते हैं, अपना कलकत्ता का स्थापना करते हैं। और उसके बाद देखते हैं 1717 में अंग्रेज को शाही फरमान मिलता है, उत्तर मुगल शासक ही था यो, फर्रुखसियार के द्वारा मिलता है। और उसमें क्या कहा जाता है, 3000 रुपया वार्षिक शुल्क के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार का अनुमति मिल जाता है। और यह फर्रुखसियार लिख लीजिएगा, फर्रुखसियार मिलता है। और यह फर्रुखसियार कैसे मिलता है, तो जॉन सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी मिशन जाता है मिलने, किससे, उससे कुछ बीमारी वगैरह हो जाता है फर्रुखसियार को, तो उसी को इलाज के लिए यह जाता है, और उससे वो फर्रुखसियार ठीक हो जाते हैं, जिसके कारण वो ये अधिकार देते हैं शाही फरमान के, 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के कंपनी बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकता है अपनी मनमानी से, ठीक है। और इसी शाही फरमान को कहा गया कंपनी का मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार्टा किसे कहा गया कंपनी का, तो शाही फरमान जो 1717 में मिला था। देखें कि जो भी शासक के दौरान जो भी अंग्रेज आए थे मिलने, अंग्रेज मिशन, उसको हमने एक जगह टेबल में करा। जैसे कैप्टन हॉकिंस और टॉम्स रो जहांगीर के कार्यकाल में आए थे। तो मैंने पीछे एक गलती कर दिया था, क्योंकि हम बोल देते कि शाहजहां के दरबार में गए थे अनुमति मांगने अंग्रेज सूरत में फैक्ट्री स्थापना के लिए, तो वहाँ पे शाहजहां नहीं जहांगीर होगा, तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। शाहजहां नहीं जहांगीर के दरबार में गए थे अनुमति मांगने, जहाँ पहले से पुर्तगाली थे, लेकिन उसको 1613 में अनुमति मिलता है, तो सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। प्रयास कब किए थे, 1608 में, बनाए कब, 1613 में, ठीक है। और उससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में बना लेते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, जहांगीर होगा शाहजहां नहीं होगा, वो मिस्टेक हो गया था, ठीक।
उसके बाद देखते हैं औरंगजेब के समय कौन जाते हैं और किसके मतलब नेतृत्व में जाता है अंग्रेज, तो जाते हैं सर्जन चाइल्ड। तो सर्जन चाइल्ड के नेतृत्व में औरंगजेब के मिलने जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये कब जाते हैं, तो यही हुगली में जो खदेड़ दिया था, तो वहाँ शांति स्थापित करने के लिए सर्जन चाइल्ड जाते हैं औरंगजेब के समय मिलने। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि जॉन सरमन जाते हैं फर्रुखसियर के समय, और इसी समय उसको शाही फरमान मिलता है जो कि बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकता था 3000 रुपये शुल्क पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो फैक्ट्री था उसका कुछ नाम दिया गया था, तो उसको भी हमने टेबल में एक जगह कर दिया है, याद रखने में सहूलियत। जैसे मद्रास फैक्ट्री, उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया, तो मद्रास फैक्ट्री को कहा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। कलकत्ता फैक्ट्री को फोर्ट विलियम, और पांडिचेरी को फोर्ट लुई, और चिंसुरा को फोर्ट गुस्ताव। तो इसे ध्यान रखिएगा, फोर्ट गुस्ताव चिंसुरा और पांडिचेरी का फोर्ट लुई, कलकत्ता में फैक्ट्री का फोर्ट विलियम और मद्रास फैक्ट्री का फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए। अब फ्रेंच को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि फ्रेंच कंपनी का भारत में आगमन होता है। तो अंग्रेज के बाद कौन आते हैं, फ्रेंच यूरोपियन कंपनी। तो इसका स्थापना मतलब फ्रेंच कंपनी की स्थापना लुई 14वां के समय होता है। मतलब उस समय फ्रांस का शासक था लुई 14वां, और इसके मंत्री थे कोलवर्ट। इसी के वित्तीय सुधारों की बड़ी भूमिका थी फ्रेंच कंपनी की स्थापना में। ठीक है, तो कौन था, मंत्री कोलवर्ट। ये सभी क्वेश्चन पूछे, उस समय मंत्री कौन थे जिसके नेतृत्व में ये मतलब स्थापना किया गया था फ्रेंच कंपनी का, तो लुई 14वां का मंत्री था क्या बोलते हैं, मंत्री कोलवर्ट। फिर 1664 में स्थापित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका कंपनी द इंडिया ओरिएंटलिस्ट नाम था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था, तो जैसे कंपनी द इंडिया ओरिएंटलिस्ट। और पुर्तगाल की कंपनी का क्या नाम था, एस्टाडो द इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ मर्चेंट टू ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, लंदन इनटू द ईस्ट, ये था फ्रांस का कंपनी का नाम। और वेरी दे कोस्ट इंडिगो, ये डच के कंपनी का नाम था, और इसके कंपनी का नाम था कंपनी द इंटे ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और एक बात यह था कि फ्रेंच कंपनी का जो भी यहाँ विस्तार हो रहा था वो सरकारी नियंत्रण में हो रहा था, और यही कारण था फ्रेंच कंपनी को मतलब ज़्यादा समय तक नहीं था, और इसके असफलता का कारण यही बनता है सरकारी नियंत्रण में विस्तार करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मतलब फ्रांस का विस्तार। तो पहली फैक्ट्री यह 1668 में कहाँ बनाते हैं, सूरत में बनाते हैं, और फ्रैंक कैलार्ड के द्वारा यह स्थापित करते हैं। फ्रैंक कैलार्ड के द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जाता है, सूरत में। तो इस नाम को जरूर ध्यान रखिएगा, फ्रैंक कैलार्ड। और डेट 1668, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय कंपनी आगमन का डेट डेट को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, मसूलीपट्टनम। तो कब बना था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1673 में पौंडीचेरी में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है फोर्ट लुई। और यहाँ की फैक्ट्री किसके नेतृत्व में स्थापित होता है, तो फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंक कैलार्ड कहाँ है, तो सूरत में। फ्रैंको मार्टिन कहाँ है, तो पौंडीचेरी, और इसका नाम फोर्ट लुई रखा जाता है। उसके बाद जो भी वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित का जो भी मतलब फ्रेंच के मतलब क्षेत्र पर प्रभाव था, वो आज़ादी के बाद भी भारत में बना हुआ था। 1954 में पुडुचेरी, चंद्रनगर और माही आदि क्षेत्र फ्रेंच प्रभाव से बाहर मतलब हटाया जाता है, फ्रेंच से वापस लिया जाता है। तो 1954 में ये सब आज़ादी के बाद ही फ्रेंच का यहाँ पर अधिकार बना हुआ था। तो 1954 में अधिकार मुक्त होता है फ्रेंच का, और भारत के संघ में मिलता है पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही इत्यादि क्षेत्र। पौंडीचेरी में फ्रेंच का मुख्यालय बना है, और पुडुचेरी को ही फ्रेंच अपना मुख्यालय बनाता है। और 1724-25 में माही मलाबार तट पर अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं, और 1739 में कारिकल में अपना फैक्ट्री स्थापित करते थे। इस तरह से फ्रेंच अपना विस्तार करते हैं। तो कैसे 1668 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित, फ्रैंक कैलार्ड नाम जरूर याद रखिएगा। अब मसूलीपट्टनम 1669, एक साल बाद ये हुआ। फिर इसके कितना 4 साल बाद ये हुआ। तो इस तरह रखिएगा कि 1 साल बाद यहाँ, उसके 4 साल बाद यहाँ। तो यहाँ फ्रैंक मार्टिन थे, और 1954 में ही इसका अधिकार मुक्त भारत से आज़ादी बाद। उसके बाद पौंडीचेरी को ही मुख्यालय भी बनाया गया, और उसके बाद माही, माला, कारिकल वगैरह। और 1760 में होता है वांडी वॉश की युद्ध,
जिसमें फ्रेंच को अंग्रेज हरा देते हैं और 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिसमें उनका मतलब संधि के तहत उसको पूरा एक मतलब एक सीमित क्षेत्र में ही उसको छोड़ देता है, मतलब कर देता है। इसे अभी हम लोग अब देखेंगे। तो अब हम लोग कर्नाटक युद्ध देखते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, यह बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक रहते ही हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। तो होता ये है कि 1741 में डुप्ले फ्रेंच गवर्नर बनकर भारत आता है। तो फ्रेंच गवर्नर 3 ठो बनते हैं, एक डुप्ले, उसके बाद एक गोडेहू, उसका कार्यकाल था 54 से 58, और काउंट लाली का था आपको 1758 से 63, और डुप्ले का कार्यकाल था 1741 से वही 1754, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और डुप्ले ही पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप करते हैं। तो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो वो फ्रेंच थे, फ्रांस। और इसके बाद अंग्रेज चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद अंग्रेज भी अपना हस्तक्षेप करते हैं। उसके बाद तो देखी थे देश पे पूरा कब्जा हो जाता है अंग्रेज का। तो पहला शुरुआत कौन के थे? डुप्ले। तो यही वक्त ये वो व्यक्ति है जिसने भारतीय राजनीतिक में अपना हस्तक्षेप किए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच। तो ये मुख्य कारण था फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का। और अन्य कारण में ये आ जाता है उस समय। उसके बाद देखते हैं कि अंग्रेज अधिकारी वार्नेट फ्रांसिस जलपोत को पकड़ लेते हैं, जिसे डुप्ले उचित कार्रवाई करने के लिए अंग्रेज से बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जिसके बाद डुप्ले मॉरिशस में जो फ्रेंच गवर्नर था उसकी मदद से मद्रास की फैक्ट्री पे अपना कब्जा कर लेते। तो फ्रेंच मॉरिशस में जो गवर्नर था उसका नाम था लाबू डोने। तो लाबू डोने के मदद से मद्रास की फैक्ट्री पे फ्रांस अपना अधिकार कर लेता है। तो लाबू डोने था जिसकी मदद से। तो ये ध्यान रखिएगा कि डुप्ले ने किसकी मदद से? तो लाबू डोने की मदद से मद्रास की फैक्ट्री पे अधिकार कर लेता है। तो किसका अधिकार होता है मद्रास की फैक्ट्री पे? तो फ्रांस का अधिकार हो जाता है। और उसके बाद ये होता है कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध होता है, सेंट थोमे का युद्ध। और ये युद्ध कब होता है? 1748 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सेंट थोमे का 1748 में। और पहले चरण का यह सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था दोनों के बीच। कौन सा? सेंट थोमे का युद्ध। और उसके बाद होता है एला सापेल की संधि। तो ये पूछा जाता है कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो यही है एला सापेल की संधि, 1748 में हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब तक चला था? तो 1746 से 1748 तक ये चला था, ठीक है, 1748 तक चला था। तो मद्रास अंग्रेजों को वापस तथा और संधि में क्या हुआ कि संधि में ये होता है कि मद्रास अंग्रेजों को वापस फ्रांस वाले कर देते हैं और बदले में फ्रांस वाले को अमेरिका में अंग्रेजी जो थे अंग्रेज वो अपना कुछ क्षेत्र फ्रांस को दे देते हैं। अमेरिका में अपने कुछ क्षेत्र को फ्रांस को दे देते हैं। तो यहाँ मद्रास की फैक्ट्री किसको मिल गया? ये मिल गया आपको, क्या बोलते हैं, अंग्रेज को वापस मिल गया। और फ्रांस को क्या मिला? तो अमेरिका में जो अंग्रेज का क्षेत्र था वो अपने कुछ क्षेत्र उसको दे दिया, ठीक है। उसी के बाद वहाँ का जो नवाब था दक्षिण का, वो अनवरुद्दीन था, वो फ्रेंच से बोले कि यहाँ शांति बनाए रखिए। जिसके बाद क्या हुआ कि वहाँ युद्ध का स्थिति बन गया कि क्यों बोल दिया, फ्रेंच तो यहाँ जीत गया तो उसको तो कुछ घमंड तो आ ही जाएगा, तो मतलब हमको क्यों बोल दिया तुम। तो वहाँ पे क्या हुआ, और राजनीतिक हस्तक्षेप कर ही चुके थे। अनवरुद्दीन का जो था मतलब जो भी होता है ना कि राजा है तो उसके विपक्ष में कुछ रहता भी है कि हम राजा बने, तो जो भी होता है मतलब षड्यंत्रकारी, तो उससे मिले हुए थे, तो उसके विरुद्ध युद्ध कर दिए। और युद्ध कर देते हैं तो क्या होता है कि अनवरुद्दीन का एक सेनापति जब था वो क्या होता है, जिसका सेना का नेतृत्व करता है, महफूज खां को मतलब युद्ध में हरा देता है। कौन? फ्रेंच सेना का नेतृत्व करने वाले कैप्टन पैराडाइज। तो कैप्टन पैराडाइज हरा देते हैं किसको? अनवरुद्दीन के सेनापति महफूज खां को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बोला शांति बनाओ तो उस पर युद्ध कर गए फ्रेंच का मनोबल तो बढ़ा हुआ था क्योंकि ये फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जीत गए थे। इस कारण इस तरह से ये स्थिति बनती है।
और फ्रेंच में इसी वक्त 2 गुट में भी लड़ाई चल रहा था, 2 जगह मतलब उत्तराधिकार के लेके। ठीक है, तो उसको सेकेंड कर्नाटक युद्ध में हम लोग अब देखते हैं। 1749 से 1754 के बीच चला था, जिसका कार्यकाल था 1749 से 1754 तक। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण यह था, हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों में संघर्ष। तो हैदराबाद कर्नाटक में 2 गुटों में संघर्ष चल रहा था, उसी पे ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो देखते हैं, सबसे पहले हैदराबाद के बारे में कुछ जान लीजिए। तो हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं आसफ जहां, जिसे चिनकिलिच खां कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मुगल उत्तर मुगल शासक पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद रंगीला के बारे में। तो उसी के शासन में आसफ जहां, जिसे चिनकिलिच खां के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था 1724 में। तो हैदराबाद की स्थापना कब किया था? 1724 में। डेट इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा, 1724 में। ठीक है, इन्हीं के मृत्यु के बाद 1748 में नासिर जंग उत्तराधिकार बनते हैं। ठीक है, और उसी का भतीजा मुजफ्फर जंग सत्ता के लिए अपना दावा कर देते हैं, जिसका यहाँ भी एक संघर्ष का स्थिति बन जाता है। और उसी तरह कर्नाटक में भी देखते हैं, कर्नाटक भी एक तरह से हैदराबाद का ही पार्ट था, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ अलग उत्तराधिकार थे। तो वहाँ का उत्तराधिकार था अनवरुद्दीन नवाब, जो कि स्वतंत्र व्यवहार करते थे, हैदराबाद को अपना मत नहीं मानते थे, अपना स्वतंत्र मानते थे। तो अनवरुद्दीन नवाब वहाँ का नवाब थे, लेकिन चंदा साहब स्वयं वहाँ का सत्ता का दावा करते थे। और वहाँ भी मतलब अनवरुद्दीन थे, लेकिन उनका बहनोई था चंदा साहब। ठीक है, ये उनका बहनोई था, वो स्वयं सत्ता का दावा करते थे। तो इस तरह यहाँ भी संघर्ष की स्थिति बन जाती है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं क्या कि अंग्रेज समर्थित गुट अनवरुद्दीन और नासिर जंग, जो कि देख लीजिए यहाँ, जिसका जो सत्ता में थे, जो राजा थे उस वक्त, जैसे नासिर जंग यहाँ हुआ और अनवरुद्दीन, उसका मदद करते हैं अंग्रेज। ठीक है, और जो दावा कर रहे थे कि हम यहाँ का सत्ता मेरा होना चाहिए, जैसे एक जगह हो गया हैदराबाद में हो गया मुजफ्फर जंग, और कर्नाटक में हो गया चंदा साहब। तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का समर्थन कर रहे थे फ्रेंच सेना, मतलब फ्रेंच डुप्ले वगैरह। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि दोनों में युद्ध होता है। तो कौन सा युद्ध होता है? अंबूर का युद्ध होता है। ठीक है, तो अंबूर के युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज गुट वाले हार जाते हैं, मतलब जो सही में सत्ता में थे वो हार जाते हैं। अनवरुद्दीन और नासिर जंग वगैरह, इसका गुट हार जाता है, और मुजफ्फर जंग चंदा साहब फ्रेंच वाले गुट जीत जाते हैं। और इसीलिए दोनों जगह हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रेंच का क्या होता है, मतलब ज़्यादा वाहवाही हो जाएगा और ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं इस दोनों जगह पे। उसके बाद होता है पौंडीचेरी की संधि 1754 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ये संधि जरूर ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी का संधि हुआ था, तभी द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। पहले में क्या संधि हुआ था? तो एला सापेल की संधि हुई थी, इसमें हुआ था पौंडीचेरी की संधि 1754 में, जो फ्रेंच और अंग्रेज के बीच था। और इसमें कहा गया था कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखा। तो अब हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं, जो उसका कार्यकाल था 1756 से 63। तो इसका कार्यकाल क्या था? 1756 से 63। और इसका मुख्य कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध में जैसी स्थिति थी, लगभग वैसा ही स्थिति थी। बाह्य मामले का विस्तार, पहले जैसे यूरोप में पहले से जो युद्ध चल रहा था, उसी का विस्तार था यह तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, जो 56 से 63 में यूरोप में युद्ध चल रहा था, उसी का यह विस्तार था तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पहले वाले के जैसे ही, जैसे फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में था, उसी तरह तृतीय कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, और इसी तृतीय कर्नाटक युद्ध में वांडीवास की लड़ाई होती है 1707 में। तो 1760 में होता है किस चीज़ का लड़ाई? तो वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास एक जगह है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और यह युद्ध होता है किसके बीच? किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच यह युद्ध होता है। और अंग्रेज सेना के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये आयर कूट कर रहे थे, और फ्रेंच सेना का नेतृत्व कर रहे थे काउंट लाली, जिसमें अंग्रेज का विजय होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं और ये फ्रेंच सेना हार जाती है।
तो इसे ध्यान रखिएगा, अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट और फ्रेंच का काउंट लाली। तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि काउंट लाली फ्रेंच का था जो हार जाता है। इस तरह से भी याद रख सकते ट्रिक से कि आयरकुट ने काउंट लाली का मुंह लाल कर दिया मार के, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यह काउंट लाली जो था फ्रेंच का अंतिम गवर्नर था, ठीक है। और आगे देखते हैं 1761 में अंग्रेजों ने फ्रेंच का जो मुख्यालय था पौंडीचेरी, उस पर भी ये लोग अपना कब्जा कर लेते हैं 1761 में। एक साल बाद वनडी वास की 1760 में, एक साल बाद क्या करते हैं अंग्रेज उसका मुख्यालय पौंडीचेरी पे भी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि 1763 में पेरिस की संधि होती है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति होती है वो पेरिस की संधि के बाद ही होती है। तो 1763 में होता है पेरिस की संधि 1763 में। और किस किस के बीच होता है? तो ये होता है इंग्लिश मतलब अंग्रेज और फ्रेंच, मतलब फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच ये होता है। और इसमें ये कहा जाता है कि अब फ्रेंच राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। और यूरोप में भी जो युद्ध चल रहा था 56 से 63 के बीच चला था, उसकी भी समाप्ति पेरिस के संधि के तहत ही होता है। और ये होता है इस संधि के बाद कि फ्रेंच अब किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे और वे अपना एक सीमित क्षेत्र में ही रहेंगे, अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंच का अपना क्या होता है, एक क्षेत्र में ही रोक दिया जाता है और अंग्रेज अपना इसका विस्तार करते हैं। और अब देखते हैं अब फ्रेंच के पतन के कारण। तो फ्रेंच का पतन क्यों हुआ? तो यूरोप में लगातार युद्ध में यह बिजी था, मतलब व्यस्त था, ठीक है, उलझे रहा, जिस कारण डुप्ले को वापस बुला लेता है फ्रांस और यहाँ आ जाता है गोडेहू, काउंट लाली, जो कि उतने सफल गवर्नर नहीं थे, उतना अच्छा रणनीति नहीं बना पाते हैं, जिसके बाद ये अंग्रेज से हारते चले जाते हैं। जैसे कि 2 कर्नाटक युद्ध में तो फ्रेंच का बहुत अच्छा था, लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रेंच हारते हैं, ठीक है। उसका लुई 15वां जो शासक थे उसका प्रशासनिक विफलता, ये भी एक कारण था उसके विलय में। उसके बाद सरकारी उपक्रम के भांति कम काम करना, और सरकारी रणनीति से ही काम करते थे कौन? ये लोग, फ्रेंच लोग। और नौसैनिक कमजोरी, ये भी इसका एक मुख्य कारण था फ्रेंच के पतन का। तो ये सभी प्रमुख कारण था उसके पतन का, ठीक है। तो अब हम लोग डेनिश और स्वीडिश देख लेते हैं। इससे भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज के बाद भारत में डेनिश आते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज के बाद डेनिश आते हैं, लेकिन मुख्य कंपनी में हम लोग पढ़ते हैं कौन? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांस, इसको पढ़ते हैं। डेनिश को थोड़ा हम उतना पूछता नहीं एक क्रम में, तो लेकिन अगर आ जाए तो फ्रेंच से पहले डेनिश को जरूर रखिएगा, ठीक है। तो डेनिश आते हैं किसके बाद? अंग्रेज के बाद। और इसकी पहली फैक्ट्री बनता है ट्रैंकोबार या ट्रैकोबार, ये दोनों लिखा रहता है किताब में, तो कन्फ्यूजन इसलिए दोनों लिख दिए हैं। यह तंजौर का क्षेत्र है ट्रैंकोबार, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री 1620 में और दूसरा फैक्ट्री बनाता है 1676 में श्रीरामपुर और सैरामपुर, दोनों लिखा रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो बंगाल में पड़ता है श्रीरामपुर ये जगह, ठीक है। और ये तंजौर में पड़ता है पहली फैक्ट्री 1620 में, ठीक। और यह क्या करता है कि 1745 में अपने फैक्ट्री को अंग्रेज को बेच के वापस अपने देश चले जाते हैं। ज़्यादा इसका विस्तार नहीं है और इतना ही फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत है। इसी में से क्वेश्चन आपको अगर आया तो रहेगा, ठीक है। तो कब? 1745 में वापस अपने देश चले जाते हैं अपने फैक्ट्री को बेच के, ठीक है। आए कब थे? बस इतना इंपॉर्टेंट है कि 1616 में। एक बार बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है कि कब आए थे, तो 1616 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सबसे अंत में भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन था? ये था स्वीडिश, और ये आए थे 1731 में भारत आए थे। और कंपनी स्थापना इसका मुख्य रूप से भारत से जो व्यापारिक संबंध था बहुत सीमित था। ये मुख्य रूप से चीन से व्यापार के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसका ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, अभी तक तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो लेकिन इतना जान लीजिए कि सबसे अंत में आए थे 1731 में, और भारत के साथ इसका बहुत सीमित संबंध रहा है, और यह मुख्यतः चीन से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन चैप्टर की बिल्कुल अच्छे तरह से विस्तृत अध्ययन कर लिए 2 वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से लिख के नोट्स बना लीजिएगा और उसके बाद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइएगा तो लगभग सभी क्वेश्चन आपके
बन ही जाएंगे। लगभग 95% तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे और अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।